हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आइसोक्वेंट का। आइसोक्वेंट क्या होते हैं? आइसोक्वेंट को हम ये इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। जो चीज़ इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए शो करती है ना, वही आइसोक्वेंट शो करते हैं प्रोड्यूसर के लिए। जिस ढंग से इंडिफरेंस कर्व की स्लोप ऐसे होती है, उसी तरह से आइसोक्वेंट की स्लोप भी इसी तरह से होती है। आइसोक्वेंट इंडिफरेंस कर्व में यहाँ पर दो कमोडिटीज़ होती हैं, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी। यहाँ पर आइसोक्वेंट में दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मान लीजिए लेबर एंड कैपिटल। एक आइसोक्वेंट दो फैक्टर्स के अलग अलग कम्बिनेशंस को शो करता है, बट हर कम्बिनेशन से जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो सेम होता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर इतनी लेबर और इतनी कैपिटल है, इस पॉइंट पर इतनी लेबर और इतनी कैपिटल है, बट हर कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल से सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है। मीन्स आइसोक्वेंट shows different combinations of two factors of production that give the same level of output to the producer। ये आइसोक्वेंट होता है। तो इसी तरह से आइसोक्वेंट का शेड्यूल भी है। ये हमने आइसोक्वेंट का शेड्यूल बनाया, सेम शेड्यूल बनाया हमने जो इंडिफरेंस कर्व में था, बस यहाँ पर लेबर कर दिया या कैपिटल कर दिया। तो एक IQ शेड्यूल, आइसोक्वेंट शेड्यूल डिफरेंट कम्बिनेशन को शो करता है दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, बट हर एक से लेवल ऑफ आउटपुट सेम होता है। ये देखिए, ये आइसोक्वेंट हमने ड्रॉ किया। यहाँ पर हमने अलग अलग पॉइंट्स लिए, A, B, C, D, E। ये तो ये आइसोक्वेंट है, इस पर अलग अलग पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट पर लेबर एंड कैपिटल की अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। जैसे ए पॉइंट पर एक लेबर है, 20 कैपिटल है, बी पॉइंट पर 2 लेबर है, 15 कैपिटल है, सी पॉइंट पर 3 लेबर है, 11 कैपिटल है। तो ये अलग अलग कम्बिनेशंस हैं दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, बट हर पॉइंट से लेवल ऑफ आउटपुट सेम मिलेगा। आउटपुट सेम होता है। मान लीजिए IQ है 100 यूनिट्स हैं, हर एक पर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ही है। और यहाँ पर जैसे इंडिफरेंस कर्व में लॉ ऑफ DMRS होता था, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता था, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। ये लॉ ये बताता है कि जैसे जैसे प्रोड्यूसर एक फैक्टर की और क्वांटिटी लगाता जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा इसको, जैसे से एक प्रोड्यूसर एक फैक्टर की और क्वांटिटी लगाता जाएगा, उस फैक्टर की हर अगली यूनिट लेने के लिए वो दूसरे फैक्टर की जितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था बेटा, वो अमाउंट कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर एक्स लेबर की एक यूनिट के लिए वाई कैपिटल की 5 यूनिट छोड़ रहा था, फिर आगे 4 यूनिट्स, फिर 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 1 यूनिट। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 एंड 1:1 है। तो ये हमारा इससे ये आइसोक्वेंट बन गया, सेम जैसे इंडिफरेंस कर्व था वैसे ही बना। तो फिर आगे है ये आइसोक्वेंट मैप। ये आइसोक्वेंट मैप क्या है? आइसोक्वेंट मैप ये है कि जब एक से ज़्यादा आइसोक्वेंट एक ही डायग्राम में शो किए जाएं तो उसको हम आइसोक्वेंट मैप कहते हैं। इसमें हायर आइसोक्वेंट शोज हायर लेवल ऑफ आउटपुट। IQ3 इज़ ग्रेटर देन IQ2, IQ2 इज़ ग्रेटर देन IQ1। तो हायर आइसोक्वेंट शोज हायर लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पिछली टेबल में देखा था, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अगर 5:1 है बिटवीन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल अगर 5:1 है, इट मीन्स लेबर की एक यूनिट बढ़ाने के लिए
वो 5 यूनिट्स कैपिटल की छोड़ रहा है। इट मीन्स लेबर की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए अगर वो 5 यूनिट्स कैपिटल की छोड़ रहा है और लेवल ऑफ आउटपुट सेम रह रहा है, इट मीन्स लेबर की 1 यूनिट से जितनी आउटपुट बढ़नी थी उतनी ही कम हुई है कैपिटल की 5 यूनिट्स को कम करके। तो दिस इज मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या हुआ मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन? मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मीन्स द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू गेट 1 additional unit of one factor is willing to give up some units of the other factor so as to remain at the same level of output is called as marginal rate of technical substitution. जैसे marginal rate of substitution फॉल करता था, ऐसे ही marginal rate of technical substitution भी फॉल करेगा। मीन्स प्रोड्यूसर जैसे जैसे लेबर की और क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उस लेबर की हर अगली क्वांटिटी के लिए कैपिटल की जितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था वो डिमिनिश होती जाएगी, यानी कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉल करेगा। 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 एंड 1:1। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिफरेंस को भी हमने डायग्राम से शो किया था उनके मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, यहाँ पर भी हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के लॉ को, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के लॉ को हम इस डायग्राम से शो करते हैं। ये देखिए, लेबर की हर बार एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कैपिटल की पहले इतनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था, फिर इतनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ technical substitution between labor and capital is decreasing. This is law of diminishing margin rate of technical substitution. आगे बच्चे, आइसोक्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सेम प्रॉपर्टीज हैं जो हमने इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर के लिए करी थी, राइट? जैसे आइसोक्वेंट और नेगेटिवली स्लोप, ये हमेशा नेगेटिव स्लोप का होता है। ये कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता, कभी भी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं हो सकता, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। ये ऐसे ही होगा बिकॉज एक आइसोक्वेंट पर लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहता है। ये देखिए सेम है, जैसे इंडिफरेंस कर्व का बच्चे किया था ना, वैसे ही ये आइसोक्वेंट। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर A एंड B पॉइंट सेम लेवल ऑफ आउटपुट को शो नहीं कर रहे। B पर जो आउटपुट है वो A से ज़्यादा है, क्योंकि B पर लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा लेबर विल प्रोड्यूस ज़्यादा आउटपुट। कैपिटल की क्वांटिटी सेम है दोनों पॉइंट पर। सिमिलरली यहाँ पर B पर A के कंपैरिजन में कैपिटल की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए B पॉइंट इज सुपीरियर टू A। यहाँ पर भी B पॉइंट इज सुपीरियर टू A। B पॉइंट इज सुपीरियर टू A। तो ये हो गया कि तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, कि उसमें A और B को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेबर की क्वांटिटी बड़ी है, कैपिटल की क्वांटिटी कम हुई है। लेबर की क्वांटिटी के बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगी, कैपिटल की क्वांटिटी के कम होने से आउटपुट कम होगी। तो जितनी आउटपुट में इंक्रीज इसके कारण आई उतनी ही डिक्रीज इसके कारण आई। तो पॉइंट A एंड B सेम लेवल ऑफ आउटपुट को शो करते हैं। डिफरेंस कर्व की तरह दो आइसोक्वेंट एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ये आप उसी में बच्चे पढ़ लेना, इंडिफरेंस कर्व में सेम है। It is always convex to the point of origin because of law of diminishing margin rate of technical substitution. आइसोक्वेंट जो हायर आइसोक्वेंट शोज हायर लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी हमने कर लिया था। आइसोक्वेंट ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर दो कमोडिटीज एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो उनमें जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है, और अगर MRS/TS कांस्टेंट रहे तो आइसोक्वेंट जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होते हैं। इंडिफरेंस कर्व में भी ऐसे ही है। सिमिलरली अगर दो कमोडिटीज़ एक दूसरे की परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं अगर,
तो उस केस में आइसोक्वेंट जो है वो एल शेप का होता है, जैसे इंडिफरेंस कर्व में भी बेटा पढ़ा हुआ है हमने, राइट। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट। नेक्स्ट पढ़ना है आइसोकॉस्ट लाइन। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो प्राइस लाइन शो करती थी, आइसोक्वेंट में वही रोल आइसोकॉस्ट लाइन का होता है, राइट। एक आइसोकॉस्ट लाइन भी प्राइस लाइन की तरह ऐसे ही इसी स्लोप में होती है, बट उधर दोनों एक्सिस पर एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी होते थे, यहाँ पर दोनों एक्सिस पर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक आइसोकॉस्ट लाइन दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के उन कॉम्बिनेशन को शो करती है जिनको प्रोड्यूसर अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ लगा सकता है। प्रोड्यूसर कभी भी इस आइसोकॉस्ट लाइन के बाहर कोई कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता लेबर एंड कैपिटल का, वो उसके बजट से, उसकी पॉकेट से बाहर है, ठीक है। वो इसके अंदर जरूर कोई कॉम्बिनेशन लेबर कैपिटल का ले सकता है, इस प्राइस लाइन, इस बजट लाइन, सॉरी आइसोकॉस्ट लाइन के ऊपर भी ले सकता है, बट इसके बाहर वो परचेज नहीं कर सकता, वो उसके बजट से बाहर है। तो दोबारा बोलता हूँ आइसोकॉस्ट लाइन का मीनिंग, एन आइसोकॉस्ट लाइन different combinations of two factors of production that the firm can buy with given outlay. It is also called as factor price line और factor outlay line। तो इसको भी जैसे मैंने बताया था ना आपको कि इसकी ये इसी रंग में होती है प्राइस लाइन की तरह। ये आगे देखिए, इसकी ये देखिए, ये है हमारी आइसोकॉस्ट लाइन, और ये शिफ्ट हो जाती है अगर हमारे पास, फर्म के पास, प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा पैसा आ जाए खर्च करने के लिए, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी A1 B1। अगर आउटले कम करेंगे तो A2 B2 ये नीचे शिफ्ट कर जाएगी। ये पेज मेरे ख्याल से 2 बार आ गया, ये वाला पेज, इसको एक को आप छोड़ देना। ये है आइसोकॉस्ट लाइन की शिफ्टिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये ए बी प्राइस लाइन है पहली। अगर लेबर की प्राइस कम हो जाए, ध्यान से सुनना बेटा, अगर लेबर की प्राइस कम हो जाए, कैपिटल की प्राइस सेम रहे, तो वो लेबर की ज़्यादा क्वांटिटी लगा सकता है, नई प्राइस लाइन ए बी 1 हो जाएगी। दिस शोज फॉल इन प्राइस ऑफ लेबर। अगर लेबर की प्राइस यानी कि वेज रेट बढ़ जाए तो प्राइस लाइन ए बी 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर लेबर की प्राइस सेम रहे, कैपिटल की प्राइस कम हो जाए, तो वो कैपिटल की ज़्यादा क्वांटिटी लगा सकता है, नई प्राइस लाइन A1 B हो जाएगी। अगर कैपिटल की प्राइस बढ़ जाए तो नई प्राइस लाइन A2 B हो जाएगी। अगर ये वाली डायग्राम में देखिए, ए बी पहली जो आइसोकॉस्ट लाइन है, मैंने कई सी जगह पर प्राइस लाइन बोल दिया है, बट इसको आइसोकॉस्ट लाइन बोलना है बेटा। ए बी हमारी पहली आइसोकॉस्ट लाइन है। अब ये अगर A1 B1 हो जाती है, इट मीन्स लेबर की प्राइस कम हो गई है, इसलिए लेबर की ज़्यादा लगा सकता है। कैपिटल की प्राइस बढ़ गई है, तो इसलिए कैपिटल की कम क्वांटिटी लगा सकता है। तो अब जो हमने आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोक्वेंट पढ़ा, उनके कॉम्बिनेशन से हम प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन का नाम, या चॉइस ऑफ ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। इसके द्वारा हम मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ दूसरा है हम आउटपुट की मैक्सिमाइजेशन भी इसके द्वारा कर सकते हैं। तो पहले बच्चे हम करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। इसके लिए 3 हम बनाएंगे आइसोकॉस्ट लाइन, A B C D E F, 3 लाइंस हैं। हायर आइसोकॉस्ट लाइन इज शोइंग हायर आउटले, हायर कॉस्ट, मतलब जितनी आइसोकॉस्ट लाइन ऊपर शिफ्ट करती जाएगी, इसका मतलब प्रोड्यूसर ज़्यादा अमाउंट खर्च कर रहा है। आइसोक्वेंट हमारा आइसोक्वेंट है, IQ 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है। तो प्रोड्यूसर के लिए ऑप्टिमम सिचुएशन क्या है? आउटपुट सेम होनी है,
पर अगर आउटपुट सेम प्रोड्यूस करनी है तो उसकी कोशिश है उस 100 आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करे। तो मिनिमम कॉस्ट इसके लिए यही है। एच पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं है, ये जी पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं है, क्योंकि ये जी और एच पॉइंट्स हायर आइसोकोस लाइन पर हैं। हायर आइसोकोस लाइन मीन्स वो शो करते हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जी एंड एच पॉइंट और ई पॉइंट, तीनों को अगर कंपेयर करें, तीनों पर आउटपुट लेवल सेम है, बट जी एंड एच पर कॉस्ट हायर है, ई पर कॉस्ट कम है। मतलब ई पॉइंट कम कॉस्ट में सेम लेवल ऑफ आउटपुट देता है, तो ई पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट दिस पॉइंट देयर इज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरह से बच्चे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट के साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट फॉर गिवन आउटले। इसमें हम एक बनाएंगे आइसोकोस लाइन ए बी, 3 आइसोक्वेंट बनाए IQ1, IQ2, IQ3 showing 100 units of output, 200 units of output and 300 units of output respectively। अब प्रोड्यूसर का एम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। अब ये उसकी आइसोकोस लाइन, इससे बाहर वो कोई कम्बिनेशन परचेज नहीं कर सकता। मीन्स नो डाउट IQ3 पर आउटपुट ज़्यादा होगी, बट ये उसके बजट से बाहर है, आइसोकोस लाइन से बाहर है। इसलिए E इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो E इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइजेशन है विद गिवन अमाउंट ऑफ आउटले। तो इसके साथ हमने जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया, जो कि हमने आइसोक्वेंट और आइसो कॉस्ट लाइन के कॉम्बिनेशन से किया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।